हेलो स्टूडेंट्स, रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज हम ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। डाटा कलेक्शन की जो अवलोकन विधि है, इसके मीनिंग, डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट्स एंड टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अवलोकन है, अवलोकन का मतलब क्या होता है? देखना, किसी भी चीज़ को देखना। हम जब से सुबह उठते हैं तब से लेकर जब तक सोते नहीं हैं, मतलब आंखें बंद नहीं करते हैं, तब तक हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। परंतु जब हम कोई चीज़ देखते हो, विशेष उद्देश्य हो और पूरी रुचि के साथ हम देखें, कोई विशेष सूचना प्राप्त करने के लिए हम देखें, तो उसे अवलोकन कहा जाता है। इस वीडियो में हम काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स के द्वारा आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर करेंगे और आपके ये बहुत अच्छे तरह से क्लियर आएगा, समझ आ जाएगा। जैसे न्यूटन का नाम हमने सुना। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल के नियम की खोज की। तो उसने सबसे पहले क्या देखा था? पेड़ से सेब को नीचे गिरते हुए देखा था। अब देखिएगा, पेड़ से सेब तो पहले भी बहुत बार गिरे थे, बहुत सारे लोगों ने देखे थे, परंतु वो अवलोकन रुचिपूर्ण नहीं था, उद्देश्यपूर्ण नहीं था। तो जो न्यूटन ने देखा था वो रुचिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण था, और देखो इसने अपना एक सिद्धांत निर्माण कर दिया था। तो निरीक्षण या अवलोकन है वो विशेष उद्देश्य के प्रति विचारपूर्वक आँखों से देखकर जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, उसे अवलोकन कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा, सामान्यतः अपने अध्ययन विषय में संबंधित निर्धारित क्षेत्र में, अध्ययन विषय कौन सा? जिस पर हम शोध करना चाहते हैं, जो हमने समस्या का चुनाव किया है। जैसे बाल अपराध पर हम स्टडी करना चाहते हैं, तो बाल अपराधियों का हम अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे। अवलोकन का मतलब केवल हम देखेंगे आंखों से, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। उस समूह में या तो हम भागीदारी बन सकते हैं या दूर से अवलोकन कर सकते हैं, लेकिन उस समूह का उससे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। यहाँ पर केवल देख कर जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वही लिखेंगे। प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब हो गया, इसमें जो शोध करता है, अध्ययन करता है, वो खुद जाएगा फील्ड के अंदर और जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ से दिखाई दे रहा है, उसको यथार्थ रूप से वो लिखेगा। देखकर आंकड़े या सूचना एकत्रित करना निरीक्षण या अवलोकन कहलाता है। निरीक्षण प्राथमिक तथ्य संकलन करने की प्राचीनतम व नवीनतम पद्धति है। प्राचीनतम कैसे है? क्योंकि जब से समाज या दुनिया चली है तब से अवलोकन का काम तो हो ही रहा है, क्योंकि लोगों की आंखें हैं तो वो चीज़ें देख ही रही हैं, तो प्राचीन समय से चला रहा है। नवीनतम कैसे है? कि आजकल इसमें मैकेनिकल या टेक्नोलॉजिकल टर्म यूज की जाने लगी है। जैसे अब ऑब्जर्वेशन के लिए सीसीटीवी कैमराज लगाए जा रहे हैं, टेप रिकॉर्डर से जो वॉइस रिकॉर्डिंग की जा रही है, मोबाइल फ़ोन से भी रिकॉर्डिंग की जा रही है, या फिर वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है? आधुनिक तकनीकी इसमें यूज की जा रही है, इसलिए प्राचीनतम होने के साथ साथ नवीनतम पद्धति भी है। और इससे क्या होगा? जो चीज़ हम देख रहे हैं वही चीज़ यदि हम नोट कर रहे हैं, तो अनुसंधान है उसमें विश्वसनीय बनेगा और वो वैज्ञानिक बनेगा। अब इसकी मीनिंग और डेफिनेशन हम करते हैं। तो इसमें आप देखिएगा, ऑब्जर्वेशन को देखिए, निरीक्षण भी हम कहते हैं, अवलोकन भी हम इसको कहते हैं। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? कई बार जब आप एग्जाम दे रहे हैं तो आपने सुना भी होगा ऑब्जर्वर आए हुए हैं। ऑब्जर्वर का मतलब अवलोकन करने वाले, देखने वाले। भी पेपर है वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं नकल वगैरह तो नहीं चल रही है। तो अब ऑब्जर्वेशन का हिंदी रूपांतरण है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? देखना। अब देखेंगे किससे? आंखों से। अवलोकन करना, अवलोकन का मतलब देखना, फिर आंखों का प्रयोग। निरीक्षण करना, जांचना, किससे? आंखों से। सभी प्रकार के जितने, ये काफ़ी प्रचलित विधि है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि आज तक जितने भी, चाहे प्राकृतिक विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, चाहे भौतिक विज्ञान हो, सभी में अवलोकन विधि है, इसका प्रयोग युगों से होता हुआ आ रहा है। क्योंकि देख तो सभी रहे हैं, जो भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें देखते हैं, और जिस विषय से संबंधित काम किया जाए उसको हम गहनता के साथ देखते हैं, इसी को अवलोकन कहा जाता है। अवलोकन विधि जो है वो प्राथमिक सामग्री संकलन करने की एक प्रत्यक्ष विधि है। प्राथमिक का मतलब जो डाटा कलेक्ट करते हैं हम, वो या तो प्राथमिक सूचना होगी या द्वितीयक सूचना होगी। प्राथमिक सूचना कौन सी होती है? वो केवल हम ही कर रहे हैं। और द्वितीयक सूचना कौन सी होती है? हमसे पहले किसी और ने की है, उसी माध्यम से हम वो सूचना ले रहे हैं, तो वो द्वितीयक सूचना होगी। तो जो ऑब्जर्वेशन मेथड है, अवलोकन मेथड है, इससे क्या होता है? हम प्राथमिक तथ्य संकलन करते हैं। और एक प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष का मतलब इसमें जो शोध करता है वो खुद फील्ड में जाएगा और खुद वो चीज़ें देखेगा और फिर उनको नोट करेगा। इनकी परिभाषाएं देखिएगा आप। प्रोफेसर सी ए मोजर ने क्या कहा है? बहुत बढ़िया इसने परिभाषा दी है कि ठोस अर्थ में जो अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आंखों का प्रयोग अधिक होता है। कानों का मतलब सुनते तो हैं वो,
लेकिन बोलते भी हैं, लेकिन इतना ज़्यादा इनका प्रयोग नहीं होता जितना ज़्यादा आँखों का प्रयोग होता है। इसका मतलब सीए मोजर साहब है ये क्या कह रहे हैं कि अवलोकन में आँखों का अधिक प्रयोग होता है। प्रोफेसर गुडे हॉट ने क्या कहा था, ये अवलोकन है बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है। अवलोकन का मतलब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब विश्वसनीय सूचना, और विज्ञान क्या चाहता है? विश्वसनीय सूचना। तो गुड्डे और होठ ने क्या कहा, विज्ञान अवलोकन से आरंभ होता है और इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन पर ही लौट कर आना पड़ता है। अवलोकन से आरंभ होगा और जब इसका हम सत्यापन करेंगे तो वापस हमें अवलोकन ही करना पड़ेगा, मतलब तथ्यों को देखना ही पड़ेगा। और इसके बाद एक परिभाषा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने दी है, घटनाएं कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों के आधार पर जिस रूप में घटित हो रही है, मतलब घटना जिस रूप में घटित हो रही है उसको उसी रूप में देखना अवलोकन कहलाता है। देखना और आलेखन करना, आलेखन क्या होता है? रिकॉर्ड रखना, और जो चीज़ हमने देखी है फिर उसको हम राइटिंग में भी लेंगे, उसको लिखेंगे साथ साथ में। तो जो घटना जैसे घटित हो रही है उस घटना को उसी रूप में देखना और उसका रिकॉर्ड रखना अवलोकन कहलाता है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन करेंगे। हमने देखिए यहाँ पर दोनों मीडियम्स के लिए लिखा है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम्स के लिए। तो आप जिस भी मीडियम में है वही मीडियम आप यूज़ करिएगा, दोनों लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें हमने जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ली है तो वो यहाँ पर देखिएगा आप, प्राथमिक सामग्री संकलन। जो ये ऑब्जर्वेशन मेथड है, अवलोकन विधि है, यह प्राथमिक तथ्य संकलन करने की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें द्वितीयक सूचनाओं का संकलन नहीं किया जाता बल्कि प्राथमिक और महत्वपूर्ण सूचनाओं का इसमें संकलन किया जाता है। प्राथमिक सूचनाएं कौन सी? जो केवल हम इस जिनका संकलन कर रहे हैं, जिनको हम इकट्ठा कर रहे हैं, इससे पहले किसी ने वो सूचना इकट्ठा नहीं किया। जैसे कोई घटना घटित हो रही है तो उस घटना को हम जाकर देखते हैं, तो वो क्या हो गया? हम वहाँ जाकर देख रहे हैं। तो जो सूचना हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो वास्तविक होंगे और प्राथमिक होंगे। मानव इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग, इसका मतलब ह्यूमन जो सेंसेस है उसको फुल यूज होगा यहाँ पर, और विशेषकर कौन सी सेंस का यूज होगा यहाँ पर? आँखों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होगा। इसमें कानों का भी प्रयोग होगा और वाणी का भी प्रयोग होगा, लेकिन जैसे कि मोजर ने कहा था इसमें सबसे ज़्यादा प्रयोग है वो आँखों का होता है। और जो ज्ञानेंद्रियों से सूचना प्राप्त की जाती है वो अधिक विश्वसनीय और वैज्ञानिक सूचना होती है। तो जो अवलोकन विधि है इसमें मानव ज्ञानेंद्रियों का पूर्ण प्रयोग किया जाता है। उद्देश्यपूर्ण अध्ययन, जो अवलोकन है ये उद्देश्यहीन नहीं है, ये किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर अवलोकन किया जाता है। जैसे मान लो एग्जाम के अंदर आपके ऑब्जर्वर आए हैं तो उनका उद्देश्य क्या है? भी परीक्षा का देखना भी सुचारू रूप से चल रही है या नहीं चल रही है। और आप इसी तरह से परिवार के सदस्य आपको नोट करते हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो जो अवलोकन कर रहे हैं आपका, उनका एक उद्देश्य है भी बच्चे सही डायरेक्शन में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो उद्देश्य पूर्ण होता है वो विशेष उद्देश्य, अवलोकन होता है वो किसी उद्देश्य पर आधारित होता है। सूक्ष्म इंटेंसिव स्टडी, मिनट स्टडी। सूक्ष्म अध्ययन का मतलब, अवलोकन का मतलब क्या हो गया? हम देख रहे हैं, देखने का मतलब हो गया बारीकी से देख रहे हैं हम भी क्या कुछ हो रहा है। इसका मतलब जो गुप्त सूचनाएं हैं, जो छिपे हुए तथ्य है, जो भावनात्मक पहलू है, उन सभी तथ्यों का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो ये अवलोकन जो विधि है ये अध्ययन को और अधिक सूक्ष्म बनाती है। इसके बाद आप देखिएगा प्रत्यक्ष अध्ययन। जो अवलोकन विधि है इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि इसमें जो अध्ययन है वो डायरेक्ट स्टडी होगी। इसमें डायरेक्ट स्टडी कैसे होगी कि इसमें जो शोध करता है वो फील्ड के अंदर जाएगा, अपने क्षेत्र के अंदर जाएगा, और जिस भी समूह या संस्था का अध्ययन करता है उसका स्वयं वहाँ जाकर उसको अवलोकित करेगा, उसको देखेगा और साथ साथ में रिकॉर्ड रखेगा उसका। तो यह क्या होता है? प्रत्यक्ष अध्ययन होता है। डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, क्योंकि अवलोकन का कार्य है जब हम उठते हैं सुबह वहाँ से लेकर सोने तक वो अवलोकन का कार्य चलता रहता है। तो अवलोकन विधि ये डेली लाइफ की विधि है। इस विधि का प्रयोग हम दैनिक जीवन में रोजाना करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ों को हम देख रहे होते हैं, कुछ को उद्देश्यपूर्ण देख रहे होते हैं और कुछ को किसी बिना उद्देश्य के भी देख रहे होते हैं। जैसे कई बार हमारे पास से कोई निकल जाता है और हमें पता ही नहीं, इसका मतलब हम अवलोकन तो कर रहे थे लेकिन हमारा वहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं था। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ विधि। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, जिसमें किसी तरह की पार्शलिटी ना हो। तो ये जो प्रत्यक्ष ये अवलोकन विधि है ये क्या है? वस्तुनिष्ठ विधि है। इसमें किसी तरह के पक्षपात की संभावना नहीं है, क्योंकि ये एक प्रत्यक्ष विधि है जिसमें शोध करता है वो लोगों के पास जाएगा और उनको जो चीज़ें उसने देखी है, उस घटना को उसने जैसे देखा है बिल्कुल वैसा ही वो वर्णन करेगा। तो इसका मतलब जिस रूप में घटना घटित हुई है उसी रूप में उसको देखेगा और उसी रूप में उसका वर्णन करेगा। तो ये एक वस्तुनिष्ठ विधि है। अनुभविक अध्ययन, जो
अवलोकन विधि है यह अनुभविक अध्ययन के ऊपर आधारित है। इसमें व्यक्ति जो कुछ अनुभव कर रहा है, जो कुछ देख रहा है, वही चीज़ें वो नोट करेगा। इसके साथ साथ है ये सार्वभौमिक और सार्वकालिक है। अवलोकन विधि की एक विशेषता ये है कि यह सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का मतलब अवलोकन विधि सभी समाजों में, सभी विज्ञानों में लागू है, क्योंकि देखने का काम तो सभी समाजों में होता है। क्योंकि मानव जो प्राणी है, इसके जो आंखें दी गई है, ये देखने के उद्देश्य के लिए दी गई है। तो अवलोकन जो विधि है, इसका सार्वभौमिक विधि है, इसकी विशेष महत्वपूर्ण विशेषता है। और सार्वकालिक का मतलब सभी कालों में, चाहे प्राचीन काल हो, चाहे आधुनिक काल हो, चाहे कंप्यूटर काल हो, किसी भी काल हो, उन कालों में इस विधि का प्रयोग होता रहा है। सामूहिक व्यवहार का अध्ययन, कलेक्टिव बिहेवियर की स्टडी इसके अंदर की जाती है। अवलोकन विधि इसमें किसी समूह के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा, या किसी संस्था है उसका अध्ययन किया जाएगा, उसकी स्टडी की जाएगी। जैसे विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो वो क्या हो गया, स्टूडेंट विद्यार्थी हो गए। किसी संस्था का देखा जा रहा है भी वो संस्था सही तरह से काम कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो संस्था का अध्ययन हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो अवलोकन है इसमें सामूहिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें रिलायबल डाटा हमारे पास आएंगे, विश्वसनीय आंकड़े आएंगे। जो हमने उद्देश्य निर्धारित किया है, जो हमारी समस्या थी जिस पर हम शोध करना चाहते हैं, उसी क्षेत्र में जाकर हम अध्ययन कर रहे हैं, और जो चीज़ हमारे सामने है वही चीज़ हम देख रहे हैं। जो स्वाभाविक जो चीज़ें हैं उसको हम नोट कर रहे हैं, कोई तोड़ मरोड़ कर उनको पेश नहीं कर रहे हैं। तो इससे जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं वो क्या होते हैं, विश्वसनीय होते हैं। एक इसके बाद आएगा कार्य कारण संबंध या कोज इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाना। इसमें जो अवलोकन करता है वो क्या करेगा, घटना घटित हो रही है, उस घटना के कारण और परिणाम को दोनों को संबंधित करके देखाएगा, या उनके संबंधों को आपस में दिखाएगा भी। ये घटना घटित हुई है, इसके पीछे कारण क्या है और इसके परिणाम क्या होंगे। तो ये इसकी विशेषताएं थी। इसके बाद हम जो मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, अवलोकन विधि, इसके गुण क्या हैं। डाटा कलेक्ट करने की यह सरल विधि है, प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन है, वस्तुनिष्ठता इसके अंतर्गत नहीं है। इस तरह की बातें हमने विशेषताओं में की थी, वही इसके अंतर्गत आएगा। और इसके महत्व आ जाए तो भी आप इसको एक्सप्लेन उसमें कर सकते हैं। तो पहला इसका जो मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम लिखेंगे सिंप्लिसिटी। इसका क्या हुआ कि जो अवलोकन विधि है यह बड़ी ही सरल विधि है, क्योंकि इसमें किसी तरह के कोई प्रशिक्षण की या ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पहले कोई तैयारी करनी पड़ती है। इसमें जो अवलोकन करता है वो सीधा फील्ड में जाएगा और जो कुछ चीज़ उसने देखी है उसको नोट करेगा। तो यह बड़ी सरल विधि है। रिलायबिलिटी है इसमें, इस विधि में विश्वसनीयता है। विश्वसनीयता क्यों है, क्योंकि यह एक प्रत्यक्ष अध्ययन इसमें किया जाता है। इसमें शोधकर्ता अपने फील्ड में प्रत्यक्ष रूप से जाता है और जो चीज़ उसे दिख रही है उसको वैसे की वैसे ही नोट करता है। साथ साथ में इन जो डाटा वो कलेक्ट कर रहा है उनका सत्यापन भी किया जाता है। इसलिए इस विधि से अधिक अध्ययन में अधिक विश्वसनीयता आती है। प्रत्यक्ष अध्ययन, ये जो अवलोकन मेथड है, यह इसका एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसमें प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाएगा। जिस समूह का अध्ययन किया जा रहा है उसका और अवलोकन करता वो एक दूसरे के आमने सामने होने का मतलब होगा, जो अवलोकन करता है वो समूह के पास जाएगा, उसमें या तो सहभागी होगा या असहभागी होगा या अर्ध सहभागी होगा। इसका मतलब उस समूह का वो अध्ययन प्रत्यक्ष सामने जाकर उसी क्षेत्र में जाकर अध्ययन करेगा। अवलोकन विधि में वो घर बैठे बैठे अध्ययन नहीं करेगा। वस्तुनिष्ठ या निष्पक्षता, इस विधि के एक महत्वपूर्ण गुण ये है कि इसमें निष्पक्षता नहीं होती। न तो उत्तरदाता की तरफ से कोई इसमें निष्पक्षता होती है, पक्षपात इसके अंतर्गत नहीं होता। पक्षपात कौन कौन करेंगे, या तो उत्तरदाता करेंगे, जो सूचनादाता करेंगे, या फिर अवलोकनकर्ता करेगा। अवलोकनकर्ता की तरफ से पक्षपात क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एज इट इज लिख रहा है, जो उसने देखा है वही चीज़ वो नोट कर रहा है। और सूचनादाता पक्षपात कैसे नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है भी उसके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है, निरीक्षण किया जा रहा है, जांच की जा रही है। सत्यापनशीलता, वेरीफिएबिलिटी इसके अंदर है, वेरिफिकेशन इसके अंदर किया जाता है। मान लीजिए कोई सूचना पर हमें शक हुआ भी, ये सूचना पता नहीं जो हमने सूचना ली है सही है कि नहीं है, थोड़ा डाउट रह जाए, तो उस फील्ड में दोबारा उस समूह के अंदर जाकर उस सूचना को जांचा जा सकता है, उसका सत्यापन किया जा सकता है। क्योंकि एक बार हमने समूह का अवलोकन किया तो दोबारा उस समूह के अंदर जाएंगे तो जो पिछली सूचना में डाउट था वो क्लियर किया जा सकता है। इसके बाद होगा उत्तरदाताओं पर निर्भरता से बचाव, मतलब डिपेंडेंसी है, वो रिस्पोंडेंट पर डिपेंडेंसी है, वो इसके अंदर नहीं है। इसका बहुत बड़ा गुण है, क्योंकि जैसे इंटरव्यू ले रहे हैं, प्रश्नावली है, अनुसूची है, उसके अंदर क्या होता है कि हमें पूरी तरह से उत्तरदाता पर निर्भर रहना पड़ता है। अब उत्तरदाता सही उत्तर दे या न दे, वो किस तरह का व्यवहार करे, तो ये बहुत चीज़ मायने रखती है और इससे ये अध्ययन को प्रभावित भी करती है। परंतु अवलोकन विधि में उत्तरदाता पर हम किसी तरह से निर्भर ही नहीं, क्योंकि हम उनसे कुछ पूछ ही नहीं रहे, हम तो उसके व्यवहार का
निरीक्षण कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं। तो उत्तरदाताओं से निर्भरता से बचाव होता है अवलोकन विधि में। सर्वाधिक प्रचलित मोस्ट पॉपुलर ये मेथड है प्राइमरी डाटा कलेक्शन का और प्राइमरी डायरेक्ट डाटा कलेक्शन का। ये सर्वाधिक मोस्ट पॉपुलर मेथड है क्योंकि ये प्राकृतिक विज्ञानों में भी इसका प्रयोग किया जाता रहा है, सामाजिक विज्ञानों में भी किया जाता रहा है, भौतिक विज्ञानों में भी किया जाता रहा है। तो ये बहुत ही प्रचलित विधि रही है। उपकल्पना हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन है, उसमें अवलोकन विधि है, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अवलोकन विधि उपकल्पना के निर्माण में सहायक है क्योंकि अवलोकन का मतलब देखना। जब हम किसी चीज़ को देखेंगे तो विभिन्न वस्तुओं के बीच में उनका आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी समानता और असमानता को हम जांच सकते हैं और उसके आधार पर किसी भी समस्या से संबंधित हम काल्पनिक जो अपना हल है, समाधान है, वो बता सकते हैं। क्योंकि उपकल्पना का मतलब क्या हुआ, काल्पनिक समाधान है। अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर हमने कोई एक समाधान डिसाइड कर लिया भी ये इसका समाधान हो सकता है। तो जो अवलोकन विधि है ये उपकल्पना निर्माण में सहायक होती है। इसके बाद सूचनादाता के पक्षपात से मुक्त। अब सूचनादाता के पक्षपात से कैसे, जो सूचनादाता है वो कई बार अवलोकनकर्ता को खुश करने के लिए या अवलोकनकर्ता उसके बारे में अच्छा सोचे, इसलिए वो वही चीज़ें बताता है जो उसको अच्छी, अवलोकनकर्ता को अच्छी लगे, और जो वास्तविकता है वो छुपा जाता है। परंतु अवलोकन विधि में ऐसा नहीं है क्योंकि सूचनादाता को पता ही नहीं है उसका अवलोकन किया जा रहा है, या फिर उनसे कोई पूछ तो रहा ही नहीं है, उनके तो व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है। तो अवलोकन विधि है, इसमें सूचनादाता के पक्षपात की संभावना नहीं होती। सूचनादाता के स्मरण शक्ति से बचाओ। स्मरण शक्ति की जो कमजोरी है उससे बचाओ। मेमोरी पर वीक मेमोरी पावर है, अनुसूची है या फिर प्रश्नावली है या फिर इंटरव्यू है, वो उसमें हम सूचनादाता से प्रश्न पूछते हैं। कई बार जिनकी मेमोरी पावर वीक हो तो वो पुरानी बातें भूल जाते हैं, इसलिए वो सही सूचना नहीं दे पाते। परंतु अवलोकन विधि के अंदर क्या है, हम ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, उनसे कुछ पूछ तो रहे ही नहीं है। तो सूचनादाता की स्मरण शक्ति यदि कमज़ोर है तो उसका हमारे अध्ययन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हम तो जो चीज़ें दिख रही है उन्हीं चीज़ों को हम नोट कर रहे हैं। तो सूचनादाता की तरफ से हमें पूरी तरह से उसके जो उत्तर है उन पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ता। उसकी मेमोरी पावर यदि वीक है तो उससे भी हमें कोई लॉस नहीं है। और इसके साथ साथ ये गहन अध्ययन, इंटेंसिव स्टडी, डीप स्टडी में हमें लाभदायक है। कैसे डीप स्टडी, कैसे इंटेंसिव स्टडी, कैसे कि जब हम किसी समूह को देखते हैं, उस समूह के लोगों के व्यवहार को देखते हैं तो हम उनकी बारीकी से अध्ययन कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं। उन छुपी हुई चीज़ों को भी उनके व्यवहार से हम पता लगा लेते हैं जो हमें बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनके साथ साथ उसके भावनाओं का, गुप्त बातों का, वो सारा पता लगाया जा सकता है। तो यह जो अवलोकन विधि है अध्ययन को और अधिक गहन बनाती है। इसके बाद हम करेंगे डीमेरिट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन। डीमेरिट का मतलब क्या हुआ, जो अवलोकन विधि है इसके गुण बहुत हैं। ये सरल है, स्पष्ट है, विश्वसनीय है, वैज्ञानिक है, सूचनादाताओं से पूर्णतः मुक्त है। परंतु इसके साथ साथ इसके बहुत सारे अवगुण भी, दोष भी हैं। उन दोषों का हम यहाँ पर वर्णन करेंगे। जो एक्सपर्ट ऑब्जर्वर है उनका अभाव है, क्योंकि अवलोकन करने के लिए एक रुचिकर, जिनकी अध्ययन में रुचि हो और जो पूरी तरह से निपुण हो, ऐसे शोधकर्ताओं की, अवलोकनकर्ताओं की ज़रूरत होती है, जो कि आमतौर पर मिलते नहीं हैं। व्यवहार में कृत्रिमता या आर्टिफिशियलिटी इन बिहेवियर, कई बार जब अवलोकन, जो एक समूह है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके यदि हमें उस समूह को यदि पता लग जाए भी आपके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, तो वो बनावटी व्यवहार करेगा, ऐसा व्यवहार करेगा जो दूसरों को अच्छा लगे। मतलब उसका स्वाभाविक व्यवहार के बारे में हम नहीं पता लगाते। जैसे इसको हम एक उदाहरण के द्वारा आपको बताएंगे। जैसे किसी लड़के या लड़की को देखने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसे पता है भी आज अवलोकनकर्ता आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, एकदम शरीफ बनकर बैठेगा ना, बनावटी व्यवहार करेगा, बहुत अच्छी तरह से उनकी रिस्पेक्ट करेगा, और मन ही मन में क्या सोचेगा, एक बार बात बन जाने दो, असली तेवर फिर दिखाऊंगा। तो अवलोकन में क्या होगा, व्यवहार में कृत्रिमता आएगी। लेकिन कई बार ये ऐसे भी होता है कि जब लड़की की शादी कर रहे हैं तो लड़के को देखाएं,
और देखने के बाद क्या करते हैं, बाद में जैसे वो कॉलेज में पढ़ रहा है या कहीं भी काम कर रहा है तो चोरी छुपे उसके व्यवहार पर देखते हैं उसको, फिर देखने के लिए जाते हैं भी इसके फ्रेंड सर्कल कैसा है, पढ़ाई कैसे कर रहा है। तो इसका मतलब वो जो अवलोकन हो रहा है वहाँ पर क्या है उसको पता नहीं है, इसलिए वहाँ पर उसके वास्तविक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है। ये हम आपको सहभागी असहभागी उसके अंदर विस्तार से समझाएंगे। तो अवलोकन का एक डीमेरिट्स ये है, यदि जिसके व्यवहार का समूह का अवलोकन किया जा रहा है उसको यदि पता लग जाए कि आपके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो उसके व्यवहार में बनावटीपन आएगा, मतलब स्वाभाविकता नहीं रहेगी। सीमित प्रयोग, इस विधि का प्रयोग सीमित है, मतलब सभी घटनाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता। जैसे दाम्पत्य जीवन है, पति पत्नी के बीच में हम स्टडी करना चाहते हैं भी उनका व्यवहार कैसे है, तो वो अपने को अलाउ करेंगे क्या साथ रहने के लिए। या घरेलू हिंसा है, पति पत्नी के आपस में झगड़े हो रहे हैं तो क्या हम कहेंगे भी 5-7 दिन आप हमें अपने घर रहने दो, हम आपके व्यवहार की स्टडी करना चाहते हैं, नहीं होगा ना। तो इनका प्रयोग है वो सीमित है। पक्षपात सब्जेक्टिविटी, इसमें पक्षपात की संभावना रहती है। पक्षपात किसके द्वारा, शोधकर्ता के द्वारा और जिनके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं। व्यवहार के अध्ययन का तो हमने कर लिया, पक्षपात कैसे होगा, यदि उन्हें पता लग जाए भी उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है तो अपने व्यवहार में वो बनावटीपन ले आएंगे, वास्तविकता नहीं रहने देंगे। शोधकर्ता के द्वारा पक्षपात कैसे होगा, जैसे मान लीजिए जाति के आधार पर कोई स्टडी कर रहा है तो जिसकी यदि खुद की, मान लो मैं स्टडी कर रहा हूँ, मेरी जो जाति है उन मैं जातियों का अध्ययन कर रहा हूँ, तो जो मेरी जाति है उनका मैं कहीं न कहीं पक्ष लूँगा, उनके खिलाफ बातें नहीं लिखूँगा, क्योंकि ये मानव का स्वभाव है भी उसके खुद के मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं जिनको पूरी तरह से उनसे तटस्थ नहीं रह सकता। तो अवलोकन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अवलोकन में क्या होगा, पक्षपात की संभावना रहेगी, व्यक्ति की खुद के मूल्य आदर्श होते हैं उनको कहीं न कहीं उसके अध्ययन को प्रभावित करेंगे। इसके बाद ऐतिहासिक घटनाओं, हिस्टोरिकल जो घटनाएं हैं, इवेंट्स है, उनकी यहाँ पर स्टडी नहीं की जा सकती, क्योंकि अवलोकन हम कब करेंगे, जब कोई घटना घटित हुई है तो उस घटना का घटना स्थल पर जाकर हम देखेंगे और फिर वही बातें वहाँ पर लिखेंगे। लेकिन जो ये ऐसी घटनाएं हैं जो इतिहास में घटित हो चुकी है तो उन घटनाओं का हम अवलोकन कैसे करेंगे, वो घटनाएं दोबारा तो नहीं घटाई जा सकती ना। जैसे मान लीजिए दो पक्षों के अंदर झगड़ा हो गया, लड़ाई हुई, तो हम वहाँ पर मौके पर पहुँचे नहीं। अब ये थोड़ी है भी हम 1 घंटे बाद पहुँचे तो हम, क्या ये संभव है भी उनको दोबारा कहेंगे भी अब आप एक बार फिर से दोबारा लड़ने शुरू हो जाओ क्योंकि मैं आपका अवलोकन करूँगा। तो ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं उनका अवलोकन नहीं किया जा सकता। घटनाओं में अनुपयुक्तता, बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती है जिनको अवलोकन के अंदर जो फिट नहीं बैठती है। जैसे मान लीजिए आप में कह दे भी आपको आर्मी पर्सन है उनके व्यवहार का अध्ययन करना है, तो क्या हम आप आर्मी पर्सन बनकर जा सकते हैं। हमें जो सांसद है या विधायक है इनके व्यवहार का अध्ययन करना है, तो क्या हम संसद भवन में या फिर विधानसभा में एमएलए एमपी बनकर जा सकते हैं। तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिनका अवलोकन नहीं किया जा सकता। ज्ञानेंद्रियों की अपर्याप्तता, एक इसकी सबसे बड़ा दोष ये है कि इन सभी ज्ञानेंद्रियों का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें केवल आँखों का ही प्रयोग किया जाता है, कानों या वाणी का प्रयोग भी नाम मात्र का है। जबकि यदि सभी ज्ञानेंद्रियों का संतुलित प्रयोग हो तो उससे तथ्य है वो और अधिक विश्वसनीय हमारे पास आएंगे। इसके साथ साथ है क्वालिटिव डाटा कलेक्ट इसमें किया जाता है। मात्रात्मक गुणात्मक जो आंकड़े हैं क्वालिटिव है वो इसमें इकट्ठे किए जाते हैं। इसका मतलब अच्छे बुरे का इसमें अध्ययन किया जाता है, लेकिन उसको संख्यात्मक रूप में प्रकट नहीं किया जाता। जबकि वैज्ञानिक अध्ययन के लिए तथ्यों का संख्यात्मक रूप में होना बहुत ज़रूरी है। लंबी अवधि, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टडी में ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि यदि अध्ययन हमें लंबी अवधि तक करना है, किसी व्यक्ति की केस स्टडी करनी है, किसी संस्था की केस स्टडी करनी है, लंबे समय तक अवलोकनकर्ता का किसी भी संस्था या समूह का अध्ययन करना संभव नहीं होता। ये जो अवलोकन है ये शॉर्ट टर्म का जो यदि कहीं निरीक्षण करना है तो केवल वहीं पर ये सफल हो पाता है। अवलोकनकर्ता के पूर्वाग्रह का मतलब हो गया प्रीजुडिसेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो अवलोकन करता है वो पहले से ही मन बना लेता है। पहले से ही मन बनाने का मतलब क्या हुआ, ये काम इसी तरह से होगा, या जैसे अपराधियों के बारे में स्टडी कर रहा है और उसने मान लो पहले से बाल अपराधियों के बारे में स्टडी कर रहा है और उसने पहले से मन बना लिया कि इसके लिए तो केवल परिवार ही दोषी है, बाल अपराध के लिए परिवार ही जिम्मेदार है, माता पिता ही जिम्मेदार है। तो इसका मतलब फिर उसका अध्ययन है, जो अवलोकन है वो दूसरी चीज़ें देख ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पूर्वाग्रह, उसके माइंड में एक बात सेट हो चुकी है और वो केवल वही चीज़ें नोट करेगा। जबकि इसके लिए तो दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे पड़ोसी भी जिम्मेवार हो सकते हैं, उसकी संगति भी जिम्मेदार हो सकती है, और भी बहुत सारे तत्व हैं। तो इसमें पूर्वाग्रह की संभावना, पूर्वाग्रह वो अध्ययन को अवैज्ञानिक बनाता है। अब यहाँ पर हम आपको देखिए डायग्राम देखिएगा आप,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, जो अवलोकन विधि है उसके प्रकार कौन से हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक हमने इंग्लिश और हिंदी दोनों यहाँ पर लिखी है। एक हो गया अनियंत्रित अवलोकन, और एक नियंत्रित अवलोकन, और एक सामूहिक अवलोकन। तीन ही प्रकार के होते हैं। कौन से हुए? अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। अब फिर आपको देखना है, जो ये अनियंत्रित अवलोकन है वो तीन प्रकार के हैं: सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। ये कौन सा हुआ? अनियंत्रित अवलोकन। तो और नियंत्रित अवलोकन का मतलब ये हुआ, नियंत्रण किसके ऊपर किया जाएगा? ये हमने एरो से यहाँ पर दिया है, देखिएगा। नियंत्रण किसके ऊपर किया जाएगा? नियंत्रण या तो घटना के ऊपर की नियंत्रण किया जाएगा या फिर अवलोकनकर्ता के ऊपर। दो ही चीज़ों पर नियंत्रण होगा। समूह कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, इसके कोई टाइप नहीं है। अब एक बार फिर आप इसको देखिएगा, जो टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड है इसके हमने एक तो किया अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, अनियंत्रित जिस पर कोई नियंत्रण न हो। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, जो पूर्णतः नियंत्रित परिस्थितियों में हो। कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन, जो अवलोकन समूह के अंदर हो। और फिर अनियंत्रित अवलोकन है, उसके तीन भाग है। कौन से? सहभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और क्यूएससी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अर्ध सहभागी। अब आप एक एक को हम आपको इसमें बताते हैं। तो अवलोकन का मतलब देखना, देखने का मतलब निरीक्षण करना, आंखों से देखना। अब वो अवलोकन है, वो पहला टाइप हम लेते हैं। वो पहला कौन सा है? अनियंत्रित अवलोकन। अब अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, नियंत्रण किसके ऊपर किया जाएगा पहले ये देखिएगा। तो नियंत्रण दो चीज़ों पर होता है, या तो घटना पर नियंत्रण होता है या अवलोकनकर्ता पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अनियंत्रित अवलोकन है, उसमें अवलोकनकर्ता या फिर घटना पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता, यह एक स्वाभाविक होता है। देखिए यहाँ पर हमने करेक्ट इसको बताया, किस ने नाम से जाना जाता है? सीमा रहित अनियंत्रित अवलोकन, अनियोजित अवलोकन, स्वतंत्र अवलोकन, प्राकृतिक अवलोकन, असंरचित अवलोकन, उपकरण रहित अवलोकन और सरल अवलोकन। तो इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। तो ऐसा अवलोकन जिसमें अवलोकनकर्ता और घटना पर किसी तरह का कोई नियंत्रण न हो, जिसमें पहले से किसी तरह की कोई योजना नहीं बनानी पड़ती, जिसमें अवलोकनकर्ता पूर्णतः स्वतंत्र है अवलोकन करने के लिए, उस पर किसी तरह के नियंत्रण नहीं है। तो यह पूरी तरह से प्राकृतिक है, जो जैसा है उसका बिल्कुल उसी तरह से अवलोकन किया जा रहा है। किसी तरह का पहले से स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, कोई ढांचा तैयार नहीं किया गया है। जो चीज़ वो अवलोकन करता सीधा फील्ड में गया है और जो वो चीज़ें देख रहा है वही अवलोकन कर रहा है। उपकरण, इसमें किसी तरह के उपकरणों की, जैसे टैप रिकॉर्डर, मोबाइल फ़ोन, वीडियो कैमरा आदि किसी की इसमें ज़रूरत नहीं है। उपकरण रहित अवलोकन, सीमा रहित, इसमें किसी तरह की सीमा की भी पाबंदी नहीं है। तो एक ऐसा अवलोकन जो स्वाभाविक है, जो नियंत्रण से परे है, जिसमें अवलोकनकर्ता को पूरी स्वतंत्रता है और वो जो कुछ दिख रहा है बिल्कुल उसको उसी रूप में लिख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनियंत्रित अवलोकन कहेंगे। अनियंत्रित अवलोकन कितने प्रकार के हैं? तीन प्रकार के: पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट और क्यूएससी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। एक बार हम नियंत्रित अवलोकन आपको बता देते हैं। तो नियंत्रित अवलोकन है वो क्या है? कंट्रोल्ड जो ऑब्जर्वेशन है वो अनियंत्रित अवलोकन के दोषों को या कमियों को दूर करने के लिए अनियंत्रित अवलोकन है, इस अवधारणा का जन्म हुआ। यह पूरी तरह से कंट्रोल्ड होता है। अब कंट्रोल किसके ऊपर है? यहाँ से एरो का निशान देखिएगा आप। अब मैं इसको हटाऊंगा क्योंकि ये फिर आपको पूरा दिखाई नहीं देगा, तो एरो का निशान समाप्त हो जाएगा। आपको केवल इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर फिक्स ध्यान रखना है अपना भी। अनियंत्रित, इसमें नियंत्रण किस किस के ऊपर किया जाएगा कंट्रोल में? तो किस पर नियंत्रण किया जाएगा देखिएगा। एक तो परिस्थिति या घटना पर नियंत्रण, जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में या फिर भौतिक विज्ञानों में क्या होता है? लैब के अंदर प्रयोग किया जाता है, उनकी लैब होती है। लैब के अंदर कंट्रोल्ड विधि से कंट्रोल नियंत्रण अवलोकन किया जाता है, क्योंकि वो प्रयोगशाला में अपनी इच्छा अनुसार जैसे प्रयोग करना चाहते हैं उसको नियंत्रित कर सकते हैं। परंतु सामाजिक विज्ञानों में या समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या है, यह बहुत मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम क्यों होता है? क्योंकि इसकी कोई बंद प्रयोगशाला तो है नहीं, इसका तो खुला पूरा समाज ही प्रयोगशाला है, तो वहाँ पर नियंत्रण, पूर्णतः नियंत्रण संभव है।
नहीं होता है, तो वहाँ पर अवलोकनकर्ता के सूझबूझ के द्वारा, उसकी चतुराई के द्वारा, उसके अनुभव के द्वारा और उसकी इच्छा शक्ति के द्वारा ही नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे नियंत्रित घटना पर नियंत्रण का हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, उनको हमने कहा भी आपको किसी तरह की शरारत नहीं करनी है, बैठकर स्टडी करनी है। अब जब बैठकर स्टडी कर रहे हैं तो फिर उसको हमने कंट्रोल कर दिया है। अब उसका हम जब निरीक्षण कर रहे हैं भी, हमने जैसे कहा है कि नहीं कहा है, तो इसका मतलब कौन सा निरीक्षण कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं हम, नियंत्रित अवलोकन कर रहे हैं। एक आपने देखा होगा कई बहुत सारी जगह पर सीसीटीवी कैमराज लगे हुए होते हैं, तो लिखा हुआ भी होता है सावधान आप सीसीटीवी कैमरा की नज़र में हो। इसका मतलब क्या हुआ, वो नियंत्रित कर रहे हैं अपने व्यवहार को, ध्यान रखना आगे सीसीटीवी कैमरा है। फिर हमारा व्यवहार वहाँ पर क्या हुआ, एकदम बनावटी अनुशासित नियंत्रित हो जाएगा। तो वो कौन सा हो गया, नियंत्रित अवलोकन हो गया। दूसरा, अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण, ऑब्जर्वर पर नियंत्रण। ऑब्जर्वर पर नियंत्रण कैसे किया जाएगा, जैसे मान लो मैं स्टूडेंट्स की स्टडी करना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाएगा। नियंत्रण कैसे किया जाएगा, मुझे पहले से एक योजना बनानी पड़ेगी। मैंने एक योजना बना ली और मैं उसी योजना के अनुसार काम करूँगा, उससे बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब व्यवहार नियंत्रित हो गया ना। एक स्ट्रक्चर, संरचना का मतलब हो गया, एक स्ट्रक्चर बना लिया मैंने पहले, उसी स्ट्रक्चर के अनुसार काम करना पड़ेगा। मैंने पहले अनुसूची बना ली, प्रश्नावली बना ली, मतलब प्रश्नों की सूची बना ली भी, मैं देख कर केवल इन प्रश्नों के उत्तर वहाँ पर फिलअप करूँगा, इससे बाहर मैं नहीं जाऊँगा। तो वो कौन सा हो गया, नियंत्रित अवलोकन हो गया। और नियंत्रित अवलोकन में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, जैसे इसके अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, टैप रिकॉर्डर इसके अंदर ज़रूरत पड़ेगी, मोबाइल हो गए, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, सीसीटीवी कैमराज हो गए। तो ये नियंत्रित अवलोकन के उपकरण हैं। तो नियंत्रित अवलोकन में दो तरह का नियंत्रण किया जाता है, कंट्रोल दो तरह से किया जाता है। एक किसके ऊपर, कंट्रोल ओवर ऑब्जर्वर एंड कंट्रोल ओवर द सिचुएशन और द फिनोमिना। जो घटना है या फिर परिस्थितियाँ हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। तो अब वापस यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों को अनियंत्रित में किसी तरह का नहीं है। ये हमने देखो सीमा रहित, सीमा सहित, इसमें सीमा होती है, सीमाएं निश्चित होती है भी, हमें किन किन परिस्थितियों, किन किन चीज़ों का अवलोकन करना है, क्या क्या चीज़ें हमें नोट करनी है। पूर्व नियोजित, अनियोजित है ना, इसमें क्या हो गया, पूर्व नियोजित। इसका मतलब पहले से एक योजना बनाई जाती है भी, मुझे किन किन चीज़ों का अवलोकन करना है। संरचित, कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब हो गया बनावटी है, पहले से हमने तैयार कर लिया सिस्टम भी, उसी के अनुसार हमने काम करना है। तो इसमें कृत्रिम उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, टेक्निक का प्रयोग किया जाएगा, मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाएगा। तो यह कृत्रिम है, इसमें बहुत सारे उपकरणों की सहायता से अवलोकन किया जाएगा। तो नियंत्रित अवलोकन वो अवलोकन होता है जिसमें अवलोकनकर्ता और घटनाओं पर नियंत्रण, विभिन्न उपकरणों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित किया जाता है, और यह पूर्व नियोजित और संरचित स्ट्रक्चर्ड अवलोकन होता है। पहला अनियंत्रित अवलोकन, दूसरा नियंत्रित अवलोकन, और तीसरा सामूहिक अवलोकन। इसको ध्यान से देखिएगा आप। कई बार बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं कि इसको ये मान लेते हैं भी एक पूरे समूह का अवलोकन किया जा रहा है, उसको सामूहिक अवलोकन कहते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि जो अवलोकन है वो किसी भी तरह का अवलोकन हो, चाहे कि या समूह या संस्था का ही अवलोकन किया जाएगा, व्यक्तिगत अवलोकन नहीं होगा। तो सामूहिक अवलोकन है, इस सामूहिक अवलोकन का कलेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, इसका प्रयोग सबसे पहले अमेरिका के अंदर किया गया था। तो इसमें अवलोकन किसके द्वारा किया जाएगा, एक समूह के द्वारा किया जाएगा। एक टीम बनाई जाएगी, ध्यान से समझना, एक टीम बना ली और उस टीम के विभिन्न सदस्य है, जिस जिस क्षेत्र में जो सदस्य है उसको वो क्षेत्र दे दिया जाएगा, और बाद में अपने अपने क्षेत्र का वो अवलोकन करके डाटा कलेक्ट करके लाएंगे, और फिर जो केंद्रीय हेड ऑफिस है वहाँ पर वो सूचना सबमिट कर देंगे। उसके आधार पर सामूहिक निष्कर्ष निकाल लिए जाएंगे, सभी को मिक्सअप करके जो सारांश आएगा वो निकाल लिया जाएगा। जैसे उदाहरण देखिएगा, मान लीजिए किसी जाति या समूह का अध्ययन करना है, तो उसमें तो अलग अलग एक्सपर्टों की टीम कैसे बनाएगी। जो राजनीति में एक्सपर्ट है उनको उस समूह का राजनीतिक अध्ययन करने के लिए बोल दिया जाएगा। जो आर्थिक क्षेत्र में एक्सपर्ट है उसको आर्थिक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए बोल दिया जाएगा। जिसकी सांस्कृतिक कार्यों में रुचि है, सांस्कृतिक मुद्दों में रुचि है, उनको सांस्कृतिक पक्ष का अध्ययन करने के लिए बोल दिया जाएगा। जिसको धार्मिक पक्ष में रुचि है उसको धार्मिक गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए बोल दिया जाएगा। तो ये अलग अलग क्षेत्र से संबंधित लोगों की एक टीम हो गई, समूह बन गया।
अब जब ये अपना काम पूरा कर लेंगे तो जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ पर ये सारे अपनी सूचनाएं जमा करवा देंगे और फिर उन सूचनाओं के आधार पर एक निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे? सामूहिक अवलोकन कहेंगे। सामूहिक अवलोकन का मतलब क्या हुआ? एक टीम बनाकर, समूह बनाकर जो अवलोकन किया जाता है उसे सामूहिक अवलोकन कहा जाता है। तो अवलोकन के मुख्य कितने प्रकार हुए? 3 प्रकार, 1, 2, 3। पहला अनकंट्रोल्ड, सेकंड है कंट्रोल्ड और थर्ड है कलेक्टिव। अब आगे यहाँ से आप देखिएगा, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में क्या अंतर है, या क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, नियंत्रित अवलोकन से अवलोकन से आप क्या समझते हैं, नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में आप अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में नियंत्रित और अनियंत्रित में अंतर, या सहभागी और असहभागी में अंतर, इन तीनों के अंदर अंतर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आप वो वीडियो भी अच्छी तरह से देखिएगा ताकि ये लेसन आपके कंप्लीट हो जाए। और ये केवल आपके एक सब्जेक्ट भी से संबंधित नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से आप पीजी करेंगे या फिर यूजीसी नेट के लिए जाएंगे या फिर यूपीएससी के लिए जाएंगे या किसी भी तरह की सिविल सर्विसेज के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें आपके लिए बहुत काम आने वाला है ये। अब अवलोकन 3 प्रकार का है, अनियंत्रित, नियंत्रित और सामूहिक। अब अनियंत्रित अवलोकन है उसके 3 भाग है। देखिएगा, ये जो अनियंत्रित अवलोकन है इसके 3 भाग कौन से हैं? सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आप, पहले हम सहभागी अवलोकन कर रहे हैं। सहभागी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पार्टिसिपेंट का मतलब भागीदार बनना। तो ये जो सहभागी अवलोकन है इसके प्रोफेसर लिंडमैन थे। उन्होंने 1924 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था सोशल डिस्कवरी। क्या नाम था? सोशल डिस्कवरी। कब लिखी थी? 1924 में। किसने लिखी थी? प्रोफेसर लिंडमैन ने। तो उस प्रोफेसर लिंडमैन ने क्या किया था? सबसे पहले सहभागी अवलोकन का जिक्र किया था। तो सहभागी अवलोकन के जनक प्रोफेसर लिंडमैन माने जाते हैं और इन्होंने 1924 में इस पुस्तक सोशल डिस्कवरी पुस्तक लिखी थी। लिंडमैन की स्पेलिंग LINDMAN, प्रोफेसर लिंडमैन। तो ये जो सहभागी अवलोकन है इसका मतलब क्या होता है? जिस समूह का हमें अध्ययन करना है उस समूह का एक हिस्सा बन जाते हैं हम, लेकिन उस समूह के सदस्यों को पता नहीं लगता भी आपके बीच में कोई ऐसा है जो आपका सदस्य वास्तविक रूप से नहीं है, आपका अध्ययन करने के लिए वो आपके समूह का सदस्य बना हुआ है। जैसे CBI वाले, CID वाले जब किसी का अध्ययन करना है तो वो क्या करते हैं? वो उस समूह का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे हमारे NSA अजीत डोभाल हैं, वो आतंकवादी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए लगभग 6 साल तक पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ रहे। तो वहाँ की पूरी गतिविधियों की उन्होंने स्टडी की। तो वो कौन सा अध्ययन था? वो सहभागी अवलोकन था। और सहभागी अवलोकन का एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको हम बताते हैं। 3 इडियट मूवी किसकी है? 3 इडियट आमिर खान की। तो आमिर खान ने बताया कि जब मैं 3 इडियट मूवी के बारे में सोच रहा था तो मैंने सबसे पहले कॉलेज के अंदर स्टूडेंट के बीच में भागीदारी की। स्टूडेंट्स को पता नहीं लगा भी मैं उनके बीच में हूँ, और स्टूडेंट बनकर मैं उन स्टूडेंट्स के बीच में रहा। तो उससे क्या हुआ? उन्हें पता लगा भी वो किस बातों से खुश होते हैं, कैसा वो व्यवहार करते हैं, किस तरह की उनकी रिएक्शंस होती है, स्टूडेंट लाइफ क्या है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी और उसके बाद उन्होंने वो मूवी बनाई और देखो कितनी हिट गई थी। तो सहभागी अवलोकन का मतलब ये होगा कि जिस समूह का हमें अध्ययन करना है उस समूह का हम सदस्य बन जाते हैं, लेकिन अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, गोपनीय रखते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि समूह की जो गुप्त बातें हैं, गुप्त सूचनाएं, उनका हमें पता लग जाता है। एक क्या होता है? समूह के अंदर जो वास्तविक व्यवहार है, स्वाभाविक व्यवहार है, उसका अध्ययन हम कर पाते हैं। परंतु इसके साथ साथ इसके दोष भी हैं। इसके दोष क्या है? विपूर्ण सहभागिता संभव नहीं है। किसी भी समूह का हम पूर्णकालिक सदस्य नहीं बन सकते। कई बार दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है। जैसे मान लीजिए हमें आतंकवादियों के व्यवहार का अध्ययन करना है, तो हमारी भूमिका क्या है? भी हम मान लीजिए पुलिस ऑफिसर हैं, तो एक तरफ तो हमारी भूमिका क्या है? भी लोगों की जान बचाना। लेकिन हम आतंकवादियों के साथ सहभागी बन गए तो वो लोगों की जान लेने का काम करते हैं। तो वहाँ पर हम दोहरी भूमिका कैसे निभाएंगे? यदि हम लोगों को नहीं मारेंगे तो उनको शक हो जाएगा और अपनी फाइल निपटा देंगे वो।
और यदि हम उनको मार डालेंगे तो हमारा जो उद्देश्य है ये तो उद्देश्य था ही नहीं। तो पूर्णतः सहभागिता संभव नहीं है, और न ही अपने आप की आइडेंटिटी है वो पूर्णतः छुपा कर रखी जा सकती है, क्योंकि लोगों को पता लग ही जाता है। परंतु जब अध्ययन गहन करना हो, गुप्त बातों का पता लगाना हो, तो सहभागी अवलोकन है वो उचित रहता है। लेकिन सहभागी अवलोकन में समय बहुत लगता है, धन भी खर्च होता है, समय भी खर्च होता है। और इसके बाद असहभागी अवलोकन। असहभागी अवलोकन है वो क्या, सहभागी अवलोकन का एकदम उल्टा है। इस असहभागी अवलोकन में क्या होता है कि जो अवलोकन करता है वो समूह का सदस्य नहीं बनता, वो दूर से ही अध्ययन करता है, दूर से जो वास्तविक स्वाभाविक व्यवहार है उनका अध्ययन करता है, उस समूह का सदस्य वो नहीं बनता है। तो इसमें असहभागी अवलोकन, जैसे मान लीजिए आप पेपर दे रहे हैं और ऑब्जर्वर आ गया, तो वो कौन सा अवलोकन है, सहभागी है असहभागी है, वो कौन सा होगा, असहभागी अवलोकन होगा, क्योंकि वो दूर से ही अवलोकन कर रहा है आपके व्यवहार का। इसी तरह से मान लो जैसे नेवी में या एनडीए में जब सिलेक्शन होता है, तो जो उससे पहले उनके व्यवहार की ऑब्जर्वेशन की जाती है, तो वो क्या होते हैं, जो कैंडिडेट होते हैं सिलेक्शन के लिए वो गए हुए होते हैं, तो उनके व्यवहार को पता नहीं है भी, उन लोगों को पता नहीं है भी आपके व्यवहार को अवलोकित किया जा रहा है, लेकिन हर स्टेप पर उनके व्यवहार का अवलोकन किया जा रहा है। जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो कभी किसी रूप में कभी किसी रूप में उनके व्यवहार का अवलोकन कर रहे हैं, तो वो कौन सा हो गया, असहभागी अवलोकन हुआ, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हुआ। इसका क्या है, यदि अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है तो ये लाभदायक है, आसान भी है, दोहरी भूमिका भी नहीं अपनानी पड़ती, और इसमें रिस्क भी, खतरा भी कम है। परंतु इसके साथ साथ इसके दोष भी है, क्योंकि गुप्त सूचनाओं का पता नहीं लगाया जा सकता, और दूसरा यदि लोगों को पता लग जाए उनके व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है, तो नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, वो अपने व्यवहार को चेंज भी कर लेंगे। अर्ध सहभागी अवलोकन। अब अर्ध सहभागी, प्रोफेसर गुड्डे और होट ने क्या कहा था भी, कोई भी अवलोकन है वो न तो पूर्णतः सहभागी है और न ही पूर्णतः असहभागी। इसका मतलब इन सहभागी और असहभागी दोनों के अवलोकन के दोषों को दूर करने के लिए जो अवधारणा दी गई वो अर्ध सहभागी अवलोकन की। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा। इसका मतलब क्या होता है कि वो समूह का हिस्सा भी नहीं होता जिस समूह का अवलोकन कर रहा है, लेकिन कभी कभी उस समूह का हिस्सा भी बन जाता है। जैसे मान लीजिए किसी समूह का हमें सांस्कृतिक अध्ययन करना है, तो उस समूह का हम पूर्णतः उस समूह का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसमें जैसे विवाह शादी का प्रोग्राम है या जन्मोत्सव का कोई कार्यक्रम है, तो उस समूह के अंदर हम शामिल हो जाएंगे, तो उनके रीति रिवाजों का पता लगेगा, उनकी परंपराओं का पता हमें लगेगा। तो इस तरह के अध्ययन को हम क्या कहेंगे, अवलोकन को हम क्या कहेंगे, अर्ध सहभागी अवलोकन। तो अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन कितने प्रकार का हुआ, सहभागी अवलोकन। सहभागी अवलोकन में जिस समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं उस समूह का हम सदस्य बन जाते हैं। जैसे स्टूडेंट का अध्ययन कर रहे हैं तो हम स्टूडेंट बनकर वहाँ चले जाएंगे, और लोगों को, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये आपके व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि वो उसे स्टूडेंट के रूप में, अपने समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। असहभागी का मतलब जो दूर से अध्ययन करते हैं उस समूह का सदस्य नहीं बनते। अर्ध सहभागी का मतलब कुछ विशेष अवसर पर वो समूह के सदस्य बन जाते हैं, परंतु ज़्यादातर वो समूह से दूर रहते हैं, अलग रहकर उसका अध्ययन करते हैं। तो ये थे अनियंत्रित अवलोकन के प्रकार। अब नियंत्रित अवलोकन है वो हमने बताया था। नियंत्रित अवलोकन जो है उसमें हम क्या करते हैं भी, दो चीज़ों पर नियंत्रण किया जाता है। दो चीज़ों पर, किन पर, या तो घटना पर नियंत्रण किया जाएगा या फिर अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण किया जाएगा। घटना पर नियंत्रण समाजशास्त्र या सामाजिक विज्ञानों में बहुत मुश्किल है, फिर भी जो अवलोकन करता है उसकी सूझबूझ से सामाजिक घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई प्रयोगशाला नहीं है। प्राकृतिक विज्ञानों में तो और भौतिक विज्ञानों में तो घटनाओं को नियंत्रण किया जा सकता है, क्योंकि उसमें तो लैब हैं, प्रयोगशाला है, जिसमें हम जैसा चाहें वैसी परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं। परंतु समाज शास्त्र के अंदर यह काम थोड़ा मुश्किल होता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण, जो अवलोकन कर रहा है उसके व्यवहार पर नियंत्रण हम कैसे करेंगे कि उसमें अनुसूची बना लेंगे पहले, तो उसी के अनुसार उन्हें प्रश्न, जो आंसर है वो लिखने होंगे। लेकिन अनुसूची या फिर जो प्रश्नावली हमने तैयार की है वो एक प्रश्नों की सूची है, वो प्रश्न पूछ कर नहीं भरेगा। जो अवलोकन करता है वो प्रश्न पूछ कर उसके आंसर नहीं भरेगा, बल्कि वो कैसे भरेगा, वो देखेगा और उन्हीं चीज़ों को देखेगा जो उसने पहले से लिखी हुई है। इसका मतलब व्यवहार कंट्रोल हो गया ना उसका। दूसरा,
इसमें पहले से योजना बना ली जाएगी भी मुझे कौन कौन सी चीज़ों का अवलोकन करना है, तो केवल वही काम किया जाएगा। एक इसके अंदर अवलोकन क्रम में जो उपकरणों का भी सहारा लिया जा सकता है, कौन कौन से उपकरण, प्रश्नावली, अनुसूची, टैप रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर, इस तरह की चीज़ों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। तो ये अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण किया जाता है। तो नियंत्रित अवलोकन वो है जिसमें घटना जिसका अवलोकन किया जा रहा है उसको और अवलोकनकर्ता को नियंत्रित रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन था हमारा अवलोकन का मीनिंग, डेफिनेशन, मेरिट, डिमेरिट और उसके टाइप्स। अगले वीडियो में हम देखेंगे भी अवलोकन, सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन में क्या अंतर है, नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में क्या अंतर है। एक क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, जो सोशल डिस्कवरी पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई और किसके द्वारा वो पुस्तक लिखी गई थी, ये आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।